Start. Okay. So we are now towards the end of this chapter, wherein we are going to discuss about the common types of galvanic cells which we use in our day-to-day life. Now, जो galvanic या फिर the cells which convert the chemical energy into electrical energy, which we use in our day-to-day lives, are of two types. They are divided into primary and secondary galvanic cell. Primary and secondary galvanic cell. Now, primary वो होते हैं which are one time usable, मतलब they are non rechargeable, and secondary galvanic cells वो होते हैं which can be recharged. मतलब जो मोबाइल की बैटरीज है वो आपके सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल्स हो गए, और जो नॉर्मली क्लॉक्स वगैरह में यूज करते हैं या अलग अलग अप्लायंसेस में यूज करते हैं, द डबल ए ट्रिपल ए सेल्स, द सिलेंड्रिकल सेल्स, दे आर प्राइमरी. उसमें भी सेकेंडरी आते हैं, बट जो कॉमनली यूज करते हैं डबल ए या ट्रिपल ए, और जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं एवर रेडी के, पैनासोनिक के, दे आर प्राइमरी गैल्वेनिक सेल्स. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हेलो. Yes. So non-rechargeable cells का फंडा क्या है? Whatever is the chemicals which are present, whatever are the yes. So primary galvanic cells में whatever chemicals are present, once they get consumed to convert into electrical energy, they are to be thrown out. But secondary में, once the chemicals get consumed to convert into electrical energy, we can charge them and regenerate the chemicals so that it can be used over and over again. So that is the fundamental principle between the primary and the secondary galvanic cells. Now let's discuss about few of them. The first is the most commonly used dry cell, or it is also named as Lagrange cell. ड्राई सेल और लेक्लांज सेल, ये वही सेल है जो आप नॉर्मली यूज करते हो क्लॉक्स में या छोटे छोटे अप्लायंसेस में. ठीक है. उसमें इफ यू नो अबाउट द अरेंजमेंट, जो ऊपर वाला कैप है दैट इंडिकेट्स व्हाट पोटेंशियल, द टॉप वन. टॉप वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बॉटम वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके सेल रिएक्शंस क्या होते हैं, एंड इसका ड्रॉबैक्स क्या है, उसके ऑल्टरनेट वेरिएशंस क्या है, दोज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो नाउ ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन. सो इफ यू लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन, कभी आपने इसको ब्रेक डाउन किया होगा तो यू वुड रिकलेक्ट व्हाट आई एम डिस्कसिंग. सो बेसिकली बाहर का जो पोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ जिंक कंटेनर, and that zinc container itself acts as a negatively charged electrode, which is our anode. The bottom part is the anode. Center of the dry cell pe there is a graphite rod which acts as the positively charged terminal, that is the cathode. So ये हो गया आपका कैथोड, और जो जिंक कंटेनर है वो एनोड है, एंड ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में सेपरेशन रहता है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में काफी सारी चीजें रहती है, वो क्यों होती है दैट यू विल अंडरस्टैंड थ्रू द केमिकल रिएक्शंस. सो आफ्टर द ग्रेफाइट रॉड देयर इज अ सेपरेटर which is consisting of manganese dioxide and carbon का powdered form, MnO2 plus carbon, and then rest of the cell is covered with the electrolyte of NH4Cl and ZnCl2.
ZnCl2 जस्ट यूज करते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन में एज सच कोई रोल नहीं है। मेन रोल आपका अमोनियम क्लोराइड का है, मैंगनीज ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड का है। ठीक है, एक बार फिर से, द कंस्ट्रक्शन इज सिंपल। द आउटर पार्ट ऑफ दिस ड्राई सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ अ जिंक कंटेनर which is acting as the negatively charged electrode or the anode. इसके सेंटर पे there is a graphite rod, ये वाला graphite rod है, उसके ऊपर brass cap लगा होता है for electrical contact. तो जो graphite rod है that acts as a positively charged terminal or the cathode. अब उनके बीच में there is manganese dioxide and carbon and then filled with the electrolyte of NH4Cl. और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये कंप्लीटली विस्कस होता है, इट्स नॉट कंसिस्टिंग ऑफ एनी एक्वियस फॉर्म, विस्कस होता है। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली ड्राई नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें वाटर का प्रेजेंस नहीं है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ड्राई सेल, इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट नेम लेक्लांच, हेंस आल्सो कॉल्ड लेक्लांच सेल। नाउ विद द कंस्ट्रक्शन यू शुड अंडरस्टैंड द सेल रिएक्शन। नीट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई भी बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेल रिएक्शंस। आपको इसके रिएक्शन समझ में आने चाहिए। अब किसी भी गैल्वेनिक सेल के रिएक्शंस लिखने के लिए एक सिंपल फ्लो है विच यू नीड टू फॉलो। द फर्स्ट इज यू नीड टू ऑलवेज राइट द रिएक्शन एट द एनोड। एंड एनोड पे क्या होता है, व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड एट cathode and basically that will be the reduction reaction. और अब ये दोनों हाफ रिएक्शन को जब आप एड अप करोगे आपको मिलेगा नेट सेल रिएक्शन। बस ये तीन चीजें फॉलो करना है। एंड टू राइट द नेट सेल रिएक्शन, whatever electrons are lost it should be equal to the number of electrons gained। ठीक है, तभी आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन बैलेंस होगा। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर इन द ड्राई सेल एनोड पे कौन है? What is the material present at the anode? Yes? Zinc. Zinc. तो जो जिंक का कंटेनर है वही आपका एनोड वाला कंपार्टमेंट है। तो जिंक सॉलिड वुड बी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन by losing 2 electrons and forming Zn2+ ions. ठीक है, this electrons which are lost will be gained at the cathode and this will undergo the reduction reaction. अब यहाँ पर if you look at the construction, there is the electrolyte of ammonium chloride and then it is in contact with MnO2। मतलब पहले क्या है, जिंक कंटेनर है, उससे टचिंग में इलेक्ट्रोलाइट है और उससे टचिंग में MnO2 है और उसके बाद सेंटर पे ग्रेफाइट है, दैट इज कार्बन। दिस इज हाउ अरेंजमेंट इज डन। तो जिंक जब ऑक्सीडाइज करेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए ना वो अमोनियम के आयन में गेन हो जाएगा। So look at the sequence, it's very easy to understand। खाली रिवर्स में आपको जाना है with the construction, just follow the flow। So यहाँ पर I'll just break down the ammonium chloride into NH4+ and Cl-, जिसका सिर्फ अमोनियम पे concentrate कर रहे हैं। Now we know that ammonium is an acidic cation which is consisting of ammonia and H+। Do you agree? हाँ कि नहीं? Ammonia is a cation of ammonia and H+, right? तो इस अमोनियम आयन में जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो द H+ एक्चुअली गेन्स द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स द हाइड्रोजन एटम। और ये हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में तो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए दो हाइड्रोजन के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट होता है। मतलब देयर इज 2 NH4+, जिसमें से 2 H+ will gain the 2 electron to form H2 gas and rest of the ammonia would get separated as it is H2 गैसियस फॉर्म और अमोनिया आपका विस्कस फॉर्म में रहेगा। Is this clear everyone? Yes, sir. Now this H2 gas which is liberated, it is inflammable। तो आप सोचोगे H2 गैस अगर यहाँ पर लिबरेट हो रहा है मतलब यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, the cell can immediately catch fire, but ऐसा नहीं होता है। The H2 gas immediately combines with the MnO2, that's why MnO2 is being used। और ये जो MnO2 सॉलिड यहाँ पर रिएक्ट करता है, it gets converted into Mn2O3 and there is a reduction from the +4 oxidation state of manganese into the
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहाँ पर अगर बैलेंस करें तो 1:2 का बैलेंसिंग आएगा। तो Mn2O3 सॉलिड बनने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जो बचा है वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये पूरा 2 स्टेप रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है। नाउ इफ आई जस्ट एड अप द 2 रिएक्शन, व्हाट इज कॉमन पार्ट व्हिच कैन गेट कैंसल्ड? What is common part which can be cancelled? H2. So H2 यहाँ पर एक्चुअली जैसे बना वैसे ही कंज्यूम हो जाता है. This is actually acting as the intermediate of this cathodic reaction. And now overall reaction अगर आप देखोगे तो the ammonium ion in the viscous form is combining with the manganese dioxide with the gain of 2 electrons. And ammonium में से मिलता है अमोनिया, MnO2 से कन्वर्जन होता है Mn2O3 का, और हाइड्रोजन जो वहां पर लिबरेट हो रहा था वो ऑक्सीजन के साथ पानी बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो आई विल गेट द नेट रिएक्शन, और नेट रिएक्शन में जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो रहा है। सो अब यहां पर जिंक को लेफ्ट में ऐड कर दो, Zn2+ को राइट में ऐड कर दो, आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको रिएक्शन समझना है। तो हियर द जिंक कंबाइंस विद 2 अमोनियम आयन liquid, combines with 2 MnO2 solid. Zinc solid gets converted into Zn+2 by oxidation. अमोनियम में से निकला अमोनिया और MnO2 का बना Mn2O3, और जो H+ आयन है वो H2 में कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्सीडाइज होकर पानी में कन्वर्ट होता है। तो आप अगर रिएक्शन को समझ जाते हो तो जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। Are you clear with this? Yes or no? So, Perfect. So अब यहाँ पर ये जो AA या AAA सेल्स हम यूज करते हैं, अगर आप उसको रिमोट में या क्लॉक्स में डाल के रखते हो और मान लो वो अप्लायंस काम ही नहीं कर रहा है, एंड इफ इट स्टेज देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत टाइम के बाद, जैसे अभी दिवाली आ रही है तो क्लीनिंग वगैरह करते के टाइम पे अगर आपने वो अप्लायंस निकाला जो काम नहीं कर रहा था और सेल अंदर था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? yes. रस्ट हो जाता है, बराबर। Now this rusting is because of this water which is formed during the cell reaction. तो अगर सेल काम करता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेल काम नहीं कर रहा है फिर भी आपने उसको अप्लायंस में, कोई भी अप्लायंस में डाल के रखा है, तो दिस वाटर वुड एक्चुअली करोड द जिंक कंटेनर विच अल्टीमेटली रस्ट द जिंक या करोड्स द जिंक, एंड ऑल्सो देयर इज द वाटरी पार्ट, और करोजन की वजह से वो लीकेज भी होता है, आपने अगर देखा रहेगा तो, if it stays there for a long period of time without the appliance getting worked, right? Yes or no? Yes, sir. तो ये सेल रिएक्शन से आपको ड्राई सेल का एक ड्रॉबैक समझ में आएगा। 2 ड्रॉबैक्स, one is the water formation which is having the problem of the leakage, and secondly that water is corroding the outer container, that is the zinc container. अब अगर आप इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ तो वाटर किसकी वजह से बना? वाटर इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ व्हाट स्पीशीज? जस्ट ट्रेस बैक करो, पानी किसकी वजह से बना है? यस, MnO2. नहीं, पानी बना किसकी वजह से? पानी बना किसकी वजह से है? हाइड्रोजन गैस की वजह से ना, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो पानी बन रहा है। और H2 किसकी वजह से बन रहा है? H+ की वजह से बन रहा है। मतलब इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ कौन है? H+ आयन। तो ये जो ड्राई सेल्स होते हैं ना, ये एसिडिक ड्राई सेल्स होते हैं, और एसिडिक ड्राई सेल्स में हमेशा H+ H2 में और H2 H2O में कन्वर्ट होने का पॉसिबिलिटी रहता है। दैट इज वाई ये वाले ड्राई सेल्स जो है ये
लेस एफिशिएंट होते हैं एंड लेस ड्यूरेबल भी होते हैं, बराबर। अब मार्केट में आपने ज्यादा ड्यूरेबल सेल्स भी देखे होंगे। द मोस्ट कॉमन वन इज विच ब्रांड, जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है? हाँ, ड्यूरासेल। ड्यूरासेल, लंबी रेस का घोड़ा, है ना, एड भी देखा होगा इसका। So those Duracells are nothing but the alkaline dry cells. The construction remains similar, खाली अमोनियम में जो H प्लस आयन है उसकी जगह we use NaOH, मतलब कोई भी अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लो। अब अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट जब यूज करते हैं तो लुक हाउ द रिएक्शंस गेट चेंज्ड एंड हाउ द प्रॉब्लम इज गेटिंग सॉल्व्ड। इसलिए ड्यूरासेल थोड़े एक्सपेंसिव भी आते हैं क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं एंड उसका जो वर्किंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मेन डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट का है, बाकी सब सिमिलर है। सो अगेन स्टार्टिंग विद द फ्लो ऑफ द रिएक्शन दैट इज एट एनोड। एनोड पे वापस अपना जिंक कंटेनर ही है, तो जिंक विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे वहां हो रहा था सिमिलर। बट अब यहाँ पर जो Zn2 प्लस आयन बनता है ना, that combines with the 2OH minus. Now this is the main hero of the Duracell batteries या Duracells, the alkaline medium. तो अब यहाँ पर Zn2 प्लस ऑक्सीजन को लेकर ZnO बनाता है एंड 2OH माइनस से पानी बचेगा, that will get eliminated in the anodic half reaction. अब यहाँ पर भी पानी बन रहा है लेकिन ये एनोड हाफ रिएक्शन में बन रहा है। अब क्या होता है, the 2 electrons lost, they migrate towards the cathode and undergo reduction. Again कैथोड पे है अपना MnO2 और MnO2 सॉलिड कंबाइन होता है वाटर के साथ which was liberated in the anodic half reaction. समझ रहे हैं, मतलब जो पानी यहाँ पर बना है वो कंज्यूम हो जाता है, तो ओवरऑल रिएक्शन में वो आने वाला ही नहीं है। एंड द रेशियो इन विच दे रिएक्ट इज 2:1 एंड नाउ देयर विल बी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, द Mn का +4 विल रिड्यूस इनटू Mn+3 एंड यहाँ पर भी सेम कंपोनेंट मिलता है Mn2O3 सॉलिड एंड प्लस देयर आर 2OH माइनस आयंस व्हिच आर रीजनरेटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनोड में कंज्यूम हुआ, यहाँ पर वापस बन रहा है। Now look at the magical net cell reaction. Tell me what are the components which are getting cancelled over here? क्या क्या कैंसिल हो रहा है? H2O. H2O और H minus. OH माइनस। तो H2O जो प्रॉब्लम था वो तो नेट रिएक्शन में आ ही नहीं रहा है, बना कंज्यूम हो गया। OH माइनस जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका भी नेट रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। तो नेट रिएक्शन में है क्या? नेट रिएक्शन में द जिंक इज एक्चुअली कंबाइनिंग विथ MnO2, मतलब एनोड एंड कैथोड के कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। जिंक ऑक्सीडाइज होता है ZnO में, MnO2 रिड्यूस होता है Mn2O3 में। And look at the physical states of all the species in the net reaction, they are solids, मतलब कोई भी लिक्विड या एक्वियस कंपोनेंट्स नहीं है, इसीलिए ये लंबी रेस का घोड़ा है, 10x टाइम्स ज्यादा चलता है ऐसा बताते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली ये एसिडिक ड्राई सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। So that is the difference between the acidic dry cells and the alkaline dry cells, the ever ready versus the Duracell batteries. Understood? एग्जामिनेशन में आपको हाफ रिएक्शन या नेट रिएक्शन पूछते हैं, ज्यादा कुछ इसमें से नहीं आता है, ओनली द सेल रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, बस उसके ऊपर फोकस रखना है आपको। क्लियर है जनता, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, मर्क्यूरी सेल्स या इसको बटन सेल्स भी बोलते हैं। ये अपने वॉचेस में यूज करते हैं या फिर बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं छोटे छोटे जहां पर इस टाइप के सेल्स यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड मर्क्यूरी सेल्स। बटन सेल्स या मर्क्यूरी सेल्स, ये मैंने बुक में नहीं दिया है, ये बाद में आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लेना प्लीज इन द नोट्स। सो मर्क्यूरी सेल में एनोड वापस जिंक है और कैथोड पे मर्क्यूरी का ऑक्साइड है। जिंक इज द एनोड एंड कैथोड इज द मर्क्यूरी ऑक्साइड।
अमालगेटेड फॉर्म में रहता है। तो यहां पर भी द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अल्कलाइन। अब आगे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द गैल्वेनिक सेल्स आर हैविंग द अल्कलाइन एज अल्कलाइन मीडियम एज द इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज उसका काफी फायदा है। OH माइनस यूज करने की वजह से ओवरऑल रिएक्शन में सारे कंपोनेंट्स नॉर्मली सॉलिड्स रहते हैं, जिसकी वजह से द एफिशिएंसी ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स और द बैटरीज इज वेरी हाई। आपने देखा रहेगा वॉचेस में जब ये सेल डाल देते हैं या कोई भी हियरिंग एड्स वगैरह में डालते हैं, छोटे मोटे डिवाइसेस में डालते हैं, तो काफी टाइम तक चलता है। तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, काफी टाइम तक चलने वाले सेल्स हैं। ठीक है, तो एनोड पे जिंक कंबाइंस विद OH माइनस टू गिव ZnO प्लस H2O प्लस 2E माइनस, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन एज द अल्कलाइन। डू यू अग्री? कॉपी पेस्ट है कि नहीं? Yes, sir. बस अब ये दो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ गेन होते हैं। सो यहाँ पर MnO2 की जगह इट्स द ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी, और कुछ फर्क नहीं है। तो मर्क्यूरी का +2 रिड्यूस होकर मर्क्यूरी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, 2OH माइनस रीजनरेट होता है, पानी पानी कैंसल, OH माइनस कैंसल, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड हियर एंड ओवरऑल रिएक्शन इज Zn plus HgO गिविंग ZnO plus Hg। अब मर्क्यूरी विस्कस फॉर्म में है तो ये एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसकी भी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. नेक्स्ट आता है लेड स्टोरेज सेल या लेड अक्यूमुलेटर। दीज आर द कार बैटरीज। अब डायग्राम देख रहे हो एंड आप देख सकते हो कार में जो बैटरीज है, एक्साइड बैटरीज या और कंपनीज की जो बैटरीज यूज करते हैं, वो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टेड होती है। तो आउटर में एक प्रोटेक्टिव केसिंग रहती है जो नॉर्मली PVC रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ देर आर वेरियस इलेक्ट्रोड्स विच आर acting as the negative and the positive terminal placed alternately। तो उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म आप यहां पर देख सकते हो। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। The lead storage battery consists of lead plates alternately arranged। तो यहां पर मैं इन 4 प्लेट्स को नंबर दे देता हूं। तो 1 and 3 वाला प्लेट इज कनेक्टेड इन सीरीज। आप देख सकते हो 1 and 3 इज कनेक्टेड इन सीरीज and they are connected to a negative terminal which is acting as the anode। so यहाँ पर ये जो lead plate है that is packed with spongy lead, मतलब coated with spongy lead so that the absorption is effective over here। अब किसका एब्जॉर्प्शन होता है, रिएक्शन से समझेगा। तो यहाँ पर नॉर्मली हम प्लैटिनम प्लेट को भी कोट करते हैं ना प्लैटिनम ब्लैक से, ताकि गैस उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो सके। तो उसकी एफिशिएंसी एब्जॉर्प्शन की बढ़ाने के लिए लेड प्लेट के ऊपर पैकिंग या कोटिंग किया जाता है स्पॉन्जी लेड का। ठीक है, 1 and 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर लेड प्लेट्स कोटेड विद स्पॉन्जी लेड। Then 2 and 4 are connected in series। Just look at the construction, they are very simple। 2 and 4 are connected in series and these are the lead plates which are packed with PbO2। एनोड पे लेड प्लेट्स है, कैथोड पे लेड प्लेट्स पैक्ड विद PbO2 है। ठीक है, and then they are placed in a solution which is consisting of 38% H2SO4। concentrated solution रहता है with a concentration of 38%। और ये एक एसिड प्रूफ कंटेनर होता है, जो मैंने बोला PVC रहता है। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, वेरी सिंपल। ठीक है, once you understand this construction just pay attention to the cell reactions। so सबसे पहले we write the reaction at everyone, बोलो। एट एनोड, एनोड पे कौन है बोलो? व्हाट इज प्रेजेंट एट द एनोड? Lead. लेड। सो यहाँ पर द लेड सॉलिड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Pb+2 ion। now this Pb+2 ions combines with the sulfate ions present in the H2SO4 solution and they get converted into PbSO4 solid which gets adsorbed on this plate।
पीबी की प्लेट पे PbSO4 एड्सॉर्ब हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है। तो बेटर अक्यूमुलेशन के लिए इसको पैक किया जाता है या कोट किया जाता है स्पॉन्जी लेड के साथ। अब समझा फंक्शन इसका? Pb oxidizes to Pb+2, combines with sulfate to form PbSO4। बस खाली मेरे वर्ड्स को आप रिलेट करो, द रिएक्शंस आर वेरी सिंपल। अब Pb+2 आपका इंटरमीडिएट है, कैंसिल हो गया। So Pb solid actually combines with the sulfate and converts into PbSO4, which gets coated or accumulated on the lead plate with the loss of 2 electron. अब this 2 electron migrates towards कैथोड कैथोड, और कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन। अब कैथोड पे मेन मटेरियल किसका है? देखो, lead oxide, लेड का डाइऑक्साइड। ऑक्साइड बोलोगे तो PbO हो जाएगा, Pb+2 में। ये लेड डाइऑक्साइड है, Pb+4 में है, ध्यान देना है। ठीक है, तो लेड का डाइऑक्साइड है PbO2, which is having +4 oxidation state. Now this PbO2 का लेड gains 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही गेन करेगा क्या बनाएगा? Pb +4 से क्या हो जाएगा? अरे भाई, +4 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? +2 +2, और वापस ये सल्फेट के साथ कंबाइन होकर बनाएगा क्या? लेड सल्फेट। लेड सल्फेट। अगेन वो अक्यूमुलेट हो जाएगा ऑन दी सेकेंड एंड फोर्थ वाला लेड प्लेट। अब लेड डाइऑक्साइड में जो 2 ऑक्सीजन बचे हैं, दैट कंबाइंस विद द 4H+ आयंस, 4H+ जो एसिड सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब 4H+ और 2 ऑक्साइड कंबाइन होकर बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ H2O। डू यू अग्री? यस सर। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत सिंपल था। अब आप इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दो तो यू गेट द नेट सेल रिएक्शन। व्हाट इज कॉमन व्हिच कैन बी कैंसल्ड? कुछ कॉमन है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, तभी तो 2 रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। तो अब यहां पर लेड फ्रॉम द एनोड प्लस लेड डाइऑक्साइड फ्रॉम द कैथोड। इसको साथ में कैसे याद रखते हैं वो मैं ट्रिक बता रहा हूं। लेड फ्रॉम द एनोड एंड लेड डाइऑक्साइड फ्रॉम द कैथोड combines with 2 moles of sulfate and 4 moles of H+। अब मुझे बताओ 4H+ और 2 सल्फेट कितने H2SO4 के बराबर हो गया? 2 मोल्स। मतलब यहां पर कितना मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होने जा रहा है? 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ H2SO4 जो एक्चुअली 4H+ और 2 सल्फेट के बराबर है, हाँ कि नहीं? अब दोनों लेड के स्पीशीज +2 में आने के बाद PbSO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ PbSO4 बनेगा, एक ये और दूसरा ये, प्लस जो 4H+ है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर पानी बना देते हैं। खत्म, रिएक्शन सिंपल है। लेड फ्रॉम द एनोड, लेड डाइऑक्साइड फ्रॉम द कैथोड combines with 2H2SO4 to form 2 PbSO4 getting deposited on the individual plates and there is formation of water। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब यहां पर अगर मैं सेल को फॉर्मुलेट करूं तो देयर इज लेड in contact with the lead +2 ion which is in contact with the sulfuric acid solution, then is in contact with Pb+2 and again PbO2। ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है। Pb solid is in contact with Pb+2 ion, then it is in contact, एक्चुअली सब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, इनडायरेक्ट की जरूरत नहीं है, सॉरी। H2SO4 के कांटेक्ट में है, देख सकते हो, देखो Pb है, उसके ऊपर PbSO4 है, उसके अंदर H2SO4 है, फिर वो PbSO4 के साथ कनेक्टेड है और वापस PbO2 के साथ कनेक्टेड है। खाली मैंने सीक्वेंस, कनेक्टिविटी का सीक्वेंस लिखा है, समझा? बोलो। तो यहां पर जब आप E0 ऑफ द सेल को कैलकुलेट करोगे ना, तो
बैटरी जो होता है ना, बैटरी, दैट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स। तो यहाँ पर एक पीबी और पीबीओ2 का जो प्लेट है ना, दिस फॉर्म्स वन सेल, ये दूसरा है, और ऐसे करके जितने प्लेट्स आप ऑल्टरनेट अरेंज करोगे उतने सेल्स बनेंगे, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ बैटरी। तो ईच सेल, ई नॉट ऑफ द सेल गिव्स अ पोटेंशियल ऑफ 2 volts टू द कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर ये जो लेड अक्यूमुलेटर होते हैं ना, कार बैटरीज 12 वोल्ट की होती है। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट सेल? एक अरेंजमेंट 2 वोल्ट देता है, तो कितने ऐसे अरेंजमेंट्स प्रेजेंट हैं? 6. 6 अरेंजमेंट्स। तो 6 ऐसे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट इज हाउ द लेड स्टोरेज सेल या कार स्टोरेज बैटरीज या लेड अक्यूमुलेटर वर्क्स। अब ये जो लेड अक्यूमुलेटर्स होते हैं ये रिचार्जेबल होते हैं, दीज आर सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल्स। तो ये जो मैंने रिएक्शन बताया ना, दिस इज द रिएक्शन व्हेन द कार बैटरीज आर वर्किंग। मतलब जब कार बैटरीज काम कर रही है तो द बैटरीज आर अंडरगोइंग अ डिस्चार्ज। जैसे आपका मोबाइल जब काम कर रहा है तब वो डिस्चार्ज होते जा रहा है, तो दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, अब जब आपका बैटरी ड्रेन हो जाता है, ठीक है, 20 या 15% पे आ जाता है, तो मोबाइल पे पॉपअप आता है, बैटरी लो बैटरी लो, जैसे कि चीख रहा है मुझे चार्ज करो चार्ज करो। सो देन यू चार्ज। अब जब चार्ज करते हो तो यू आर एक्चुअली सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, chemical energy. and that chemical energy is stored in the battery again, मतलब it is regenerated, right? तो डिस्चार्ज होने के टाइम पे गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, बट चार्जिंग के टाइम पे, चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है? Electrical. There is electrical energy from the charger which is converted into chemical energy which is stored in the batteries again. It's getting regenerated. And in that case, the galvanic cell now acts as electrolytic cell. हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करवाने के लिए मुझे एनोड और कैथोड के चार्जेस को रिवर्स करना है, और अगर मुझे वो चार्जेस रिवर्स करना है तो चार्जर से जो पोटेंशियल आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन द बैटरी ईएमएफ। आपने मोबाइल की बैटरीज अगर देखे रहेगी तो 3.5 वोल्ट के आसपास का रहता है, 3.5 वोल्ट्स बैटरी ऑफ द मोबाइल। लिथियम आयन बैटरीज होती है नॉर्मली, ठीक है। और आजकल ये सारे मोबाइल्स इतने लाइट क्यों हो जाते हैं? आप अगर 5-7 ईयर्स डाउन द लाइन जाते हो तो नोकिया के बड़े बड़े मोबाइल्स आते थे, ठीक है, और वो बहुत हैवी रहते थे, उनका बैटरीज काफी हैवी रहता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब तो मोबाइल स्लिम एंड ट्रिम हो गए, और कंपटीशन यही है कि कितना हल्का कौन से ब्रांड का रहेगा। अब ये इतने हल्के हो कैसे गए? So it is all because of the lithium, which is the lightest material of the entire periodic table. और उससे भी लाइट हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसी बैटरीज में यूज नहीं कर सकते, वो फ्यूल सेल्स के फॉर्म में हम यूज करेंगे जो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लिथियम को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है, इसीलिए नाउअडेज द बैटरीज व्हिच यू have in the phones, they are very light in weight, and that is the reason the mobile is overall very light. Got it? Yes, sir. तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे द बैटरीज वर्क एज अ गैल्वेनिक सेल, बट चार्जिंग के टाइम पे दोस गैल्वेनिक सेल बिकम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फॉर दैट द एक्सटर्नल ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है या चार्जर के थ्रू जाता है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द ई नॉट ऑफ द सेल। मतलब अगर एक सेल की बात करूं 2 वोल्ट का है तो चार्जर को 2.1 का ईएमएफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हर मोबाइल के लिए ना स्पेसिफिक चार्जर्स होते हैं। आप अगर अलग मोबाइल का या अलग ब्रांड का मोबाइल है और दूसरा चार्जर यूज करते हो तो कभी कभी वो चार्ज करता है, कभी नहीं भी करता है, और एफिशिएंटली भी नहीं करता है।
क्यों? बिकॉज उसका जो ईएमएफ का रिक्वायरमेंट है, क्या वो चार्जर प्रोड्यूस करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल ईएमएफ चार्जर के थ्रू जाना चाहिए वो सेल ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका चार्जर प्रॉपरली काम करेगा एंड द बैटरी विल स्टार्ट गेटिंग चार्ज। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला चार्जिंग के टाइम पे आपका जो रिएक्शन है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि आपका एनोड कैथोड बन चुका है और कैथोड एनोड बन चुका है। सो द पोलैरिटीज विल गेट चेंज, द सेल रिएक्शन विल गेट रिवर्स्ड, and now the net reaction during charging will be exactly opposite to discharging. मतलब now the PbSO4 deposited on the plate will consume the water from the solution and will regenerate lead at the anode and lead dioxide at the cathode with the regeneration of sulfuric acid. Just उल्टा रिएक्शन है। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. वेरी इंटरेस्टिंग, होपफुली। ठीक है, और एक Yes. बात, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस यू ऑब्जर्व देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और वो वाटर जाके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स हो जाता है। अब जब एसिड सोल्यूशन में पानी मिक्स होगा, मतलब द सोल्यूशन इज गेटिंग Dilute. डाइल्यूटेड, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन Decrease. डिक्रीज हो रहा है। मतलब डिस्चार्जिंग के टाइम पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H2SO4 इज डिक्रीजिंग, और जो ईएमएफ है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए ईएमएफ भी डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप अपने मोबाइल्स को यूज करते हो, आपका 100% बैटरी डिस्चार्ज होकर 90, 80, 70, 20 पे आ जाता है, एंड देन उसको आपको वापस चार्ज करना पड़ता है। और चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, पानी कंज्यूम हो रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो रहा है। मतलब यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इज increased, and that is why the cell EMF is increased. समझा? Yes, sir. और कार की बैटरीज में ना एक ऑल्टरनेटर स्विच होता है। ऑल्टरनेटर क्या करता है, जैसे ही ये डिस्चार्ज होते होते अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है, द ऑल्टरनेटर ऑल्टरनेट्स द रिएक्शन, मतलब इट सिंपली रिवर्सेस द पोलैरिटी। अब जैसे पोलैरिटी रिवर्स हुआ, एनोड कैथोड बन गया, कैथोड एनोड बन गया, और पूरा रिएक्शन रिवर्स हो गया। मतलब अब यहाँ पर डिस्चार्जिंग से चार्जिंग का प्रोसेस चालू हो गया। तो कार बैटरीज में ये ऑल्टरनेटर स्विच होता है जो ऑटोमेटिकली उसको डिस्चार्ज चार्ज का फंक्शनैलिटी मेंटेन करता है। क्लियर? अभी कार बैटरीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस में नॉर्मली क्या क्या आता है, जब आप गैराज में लेके जाते हो, इसका सर्विसिंग कराते हैं, तो यहाँ पर जो कोटिंग है PbSO4 को, ये PbSO4 का वो कोटिंग को क्लीन किया जाता है। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स है ये रस्ट ना हो इसलिए इसको भी क्लीन किया जाता है, और अगर रस्ट हो जाता है तो इसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो देखते हैं कि इज इट 38% और नॉट, बिकॉज दैट इज द ऑप्टिमम concentration which needs to be present in the solution. So these are some maintenance points which need to be taken care for the car batteries. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स को क्लीन करना पड़ता है या रिप्लेस भी करना पड़ता है इफ दे गेट करोडेड। फिर जो कोटिंग है PbSO4 का वो टाइमली उसको क्लीन करना पड़ता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना पड़ता है whether it is optimum 38% और नॉट। अगर ना हो तो वो सोल्यूशन को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल। तो मेन यहाँ पर रिएक्शंस है, खाली फोकस आपका रिएक्शन पे होना चाहिए। एनोड पे Pb ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड पे PbO2 रिड्यूस हो रहा है, नेट रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है। और अब अगर चार्जिंग देखेंगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाता है, एनोड कैथोड रिवर्स हो जाता है, एंड हियर चार्जिंग के टाइम पे द गैल्वेनिक सेल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड।
अब आगे वी हैव निकेट सेल. निकेट इज द शॉर्ट टर्म फॉर निकल एंड कैडमियम सेल्स. ठीक है, तो आपने ये वाली ऐसी बैटरीज देखी होगी, ये 9 वोल्ट का कुछ बैटरी आता है. ठीक है, तो ये नॉर्मली निकल कैडमियम वाला बैटरी और निकल कैडमियम सेल्स भी आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वापस जाऊं तो निकल कैडमियम हाउ दे वर प्लेस्ड, विच वाज अबव एंड विच वाज बिलो. मैंने इसका सीक्वेंस भी दिया था टू बी रिमेम्बर्ड एज नीकोकैड. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में नीकोकैड को याद रखो. नीकोकैड मतलब निकल, कोबाल्ट और कैडमियम. तो अगर आप निकल देखोगे और कैडमियम देखोगे तो एज पर द प्लेसमेंट ऊपर वाला विल ऑलवेज एक्ट एज कैथोड, जिसका रिडक्शन होगा, और नीचे वाला ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, तो यहां पर जो निकल है ना, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ निकल डाइऑक्साइड, एंड कैडमियम जो है दैट इज प्रेजेंट एज द मेटल. ये चीजें ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो यहाँ पर निकल का डाइऑक्साइड ना उन्होंने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट रिएक्शन में NiO2 के फॉर्म में ही आप रिलेट करोगे. तो दिस निकल इज एक्टिंग एज द कैथोड एंड द कैडमियम मेटल इज एक्टिंग एज द एनोड. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देख लो, सिंपल है. कैथोड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल, सेंटर वाला पार्ट होता है, दैट इज NiOOH, एंड कैडमियम इज द एनोड, एंड बाकी सारे सेपरेटर्स रहते हैं जो हमने एसिडिक ड्राई सेल में भी देखा है. ठीक है ना. तब यहाँ पर सेल रिएक्शन, अब दिस सेल रिएक्शंस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू अल्कलाइन ड्राई सेल. लिख के रखो ये, इसके सेल रिएक्शन आर सिमिलर टू द अल्कलाइन ड्राई सेल, मतलब ड्यूरासेल. अल्कलाइन ड्राई सेल माने ड्यूरासेल. तो अब यहाँ पर हाफ रिएक्शन एट द एनोड. तो एनोड पे कैडमियम है, cadmium loses 2 electrons to form the cadmium plus 2 ion, and that cadmium plus 2 combines with the hydroxide which is present as the electrolyte, and it forms the cadmium hydroxide solid. CdOH twice का solid यहाँ पर प्रोड्यूस करता है. एंड अब ये 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है टूवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड पे है आपका NiO2, निकल का डाइऑक्साइड, इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Na+2 में आ जाता है, Na+2 में आ जाता है. एंड हियर इट कंबाइंस विद द H2O लिक्विड. यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन प्रोड्यूस, मतलब सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है. वाटर इज एक्चुअली प्रेजेंट थ्रू द एक्वियस सॉल्यूशन. तो आपने जो NaOH लिया है वो बेसिकली एक्वियस फॉर्म में लिया है, तो पानी ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, तो Na में यहाँ पर हो जाता है कन्वर्जन NiOH ट्वाइस का, एंड देयर आर 2 OH माइनस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन. तो टोटल आपके पास 2 और 2 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है. अब ये बैलेंस्ड हो गया. तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो the 2 H2O are consumed in the cathodic reaction, but the OH minus are produced and they are getting regenerated. तो ये कैंसिल हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गया. सेल रिएक्शन 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना है तो ही आपको क्लियर हो जाएगा. बट एनोड कैथोड कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान रखो. ठीक है, अब यहाँ रिएक्शन देखोगे तो कैडमियम सॉलिड इज कंबाइनिंग विद द निकल डाइऑक्साइड and combining with 2H2O liquid overall. Cadmium is converted into its hydroxide, nickel is also converted into its hydroxide, और दोनों components बनने वाले solid है. अब solid components होते हैं ना, तो कोई भी सेल की ड्यूरेबिलिटी और उसका जो यूज है, एफिशिएंसी है, हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि लिक्विड कंपोनेंट्स हमेशा ड्यूरेबिलिटी को कम करता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज इन सेल्स का है कि सारे स्पीशीज यहाँ पर सॉलिड्स बनते हैं. This is the cell reaction of nickel cadmium cell, shortly abbreviated as NiCad cell.
तो इसका एनोडिक रिएक्शन जो है ना, दैट सिमिलर टू द अल्कलाइन ट्राई सेल। तो स्टार्ट याद रखने के लिए ड्यूरासेल को याद रखो, वहां पे हमने जिंक के लिए रिएक्शन किया था, यहाँ पर वी आर डूइंग द रिएक्शन फॉर कैडमियम, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। आर यू क्लियर विद दैट? Yes, sir. Perfect. Now comes the next, hydrogen oxygen fuel cell. Now fuel cells work on the principle of combustion. मतलब क्या, जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है, what happens? Whenever any fuel is getting burned, it undergoes an oxidation reaction. जैसे मीथेन बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, एंड उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड बिकॉज ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर Exothermic. एक्सोथर्मिक। और ये जो हीट एनर्जी रिलीज होती है, ये थर्मल पावर प्लांट्स में यूज की जाती है टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट्स का फंडामेंटल क्या है? कंबशन रिएक्शन। फ्यूल को जलाओ, जो एनर्जी रिलीज होती है वो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करो। अब जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, उनकी एफिशिएंसी इज जस्ट अबाउट 40%। मतलब अगर 100% का फ्यूल आप यूज करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट 40% ही मिलता है, 60% इज लॉस। अब वो लॉसेस अलग अलग थर्मोडायनामिक लॉसेस होते हैं, बट एफिशिएंसी मोर और लेस 40 के आसपास होती है। अभी इसी थर्मल एनर्जी को अगर हम केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रखें और डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, देन मतलब बोलने का मतलब यह है कि इफ वी यूज दैट chemical energy, the thermal energy as the chemical energy in the form of a galvanic cell, the efficiency is found to be more than 70%, more than 70%। और इसमें हम फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को एक्चुअली डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने नहीं देते हैं। तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन का फ्यूल है, जो मैंने बोला था लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो बहुत अच्छा है एज अ फ्यूल, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, बहुत लाइट भी है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसका स्टोरेज एंड इसका हैंडलिंग। स्टोरेज के लिए आपने हाइड्रोजन चैप्टर में देखा, इसको बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स लगते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा ये बहुत ही ज्यादा इनफ्लेमेबल है, मतलब एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत ही जल जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स है, अगर ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो इन द फ्यूचर हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड एज द फ्यूल सेल एंड इन ऑल द अदर अप्लायंसेस ऑल्सो। जैसे आजकल जो ईवीज लॉन्च हुए हैं अपने इंडिया में, तो अभी महाराष्ट्र में अभी लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे अदर कंट्रीज में ऑलरेडी ईवीज आर इन प्लेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो ईवीज यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो उनमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो सेल्स होते हैं वो यही तो होते हैं, दे आर फ्यूल सेल्स ओनली, और उसमें हाइड्रोजन को यूज करते हैं। समझा? इसको सबसे पहले रॉकेट्स में यूज किया गया था, अपोलो म्यूनिक में यूज किया गया था सबसे पहले, उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर यूज्ड इन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो बिकॉज ऑफ देयर हाई एफिशिएंसी, बट द ओनली प्रॉब्लम इज स्टोरेज एंड हैंडलिंग। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन की जगह कोई और फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन एक्ट्स एज द एनोड एंड दिस इज द फ्यूल विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। फ्यूल तो बर्न होता है ना, तो फ्यूल ऑक्सीडेशन करेगा तो वो एनोड ही बनेगा, लॉजिकल है। और ऑक्सीजन फ्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीडाइजर अंडरगोज द रिडक्शन एंड दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग मेड एज द कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं फॉर द आयंस टू गेट एक्सचेंज्ड। अब ये रिएक्शन में और क्लियरली समझेगा। और बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, वंस अगेन अल्कलाइन मीडियम इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। एंड यहाँ पर एक आउटपुट देकर रखा है जहां पर वाटर निकल रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलने के बाद पानी बनाएगा ना, वही पानी हम निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे तो दिस बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, इंडिकेटिंग दैट द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज वर्किंग एज अ गैल्वेनिक सेल। सिंपल कंस्ट्रक्शन। एक्चुअल ये वाले देखो, हाइड्रोजन इनपुट है,
ऑक्सीजन यहाँ से इनपुट है, ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। और जो भी वेस्ट गैसेस होती है कार्बन का बर्निंग की वजह से CO2 बर्न होगा ना, तो वो यहाँ से निकलेगा, वेस्ट गैसेस एंड वाटर आउटपुट, वेस्ट गैसेस भी यहाँ से निकल जाएगा। और ये मेम्ब्रेन जो सेपरेट करता है उसी में आपका इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। समझा? बोलो। Yes, sir. तो अब यहाँ पर सेल रिएक्शन बहुत आसान है। तो सबसे पहले एनोड, एनोड पे कौन? एनोड पे कौन? अरे मेरे गधो बच्चों, एनोड पे कौन? एनोड पे Hydrogen. कौन? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इट विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4H प्लस आयन। ठीक है, और ये जो 4H प्लस आयन है ये 4OH माइनस के साथ कंबाइन होता है, जो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज किया है। तो अब फाइनली 4H प्लस और 4OH माइनस कंबाइन होकर दे देते हैं ट्वाइस ऑफ H2O। मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रिएक्शन लिखा है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेस टू गिव H प्लस कम्स इन कांटेक्ट विद OH माइनस टू फॉर्म H2O। बैलेंसिंग ध्यान रखना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एक्सचेंज होने जा रहा है। अब ये रिएक्शन कैथोड पे होगा वेयर द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी गेन्ड, और कैथोड पे है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वो जो हाफ रिएक्शन मैंने लिखवाया है बस वही है, O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। यहाँ पे कुछ सॉरी, यहाँ पे 4H2O है, सॉरी है ना, 4H प्लस 4OH माइनस। तो O2 प्लस 2H2O लिक्विड गेन्स द 4 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स 4OH माइनस। रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, ऑक्सीजन का हाफ रिएक्शन। अब लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। H2 oxidizes, O2 reduces, OH minus is getting cancelled, the lost 4 electron and the gained 4 electron cancelled। 4 पानी और 2 पानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो राइट में 2H2 होगा। तो नेट रिएक्शन में what we expected is the hydrogen as the fuel will be burnt in oxygen as the oxidizer and it will form water। एंड यही वाटर आउटपुट के फॉर्म में हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो जब एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये फ्यूल सेल यूज किया गया था, तो दे वर ऑपरेटेड अंडर अ हाई टेम्परेचर कंडीशन सच दैट जो पानी बन रहा था ना वो वेपराइज हो जाएगा, और फिर उसको कंडेंस करके हम वापस प्योर वाटर फॉर्म कर सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली ड्रैंक दिस वाटर एंड दे ऑल्सो यूज फॉर अदर पर्पसेस। तो इसका जो आउटपुट है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी वेस्ट गैसेस या फिर कुछ भी वेस्ट कंपोनेंट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज पोल्यूशन फ्री, इट इज वेरी लेस पोल्यूटिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए इसको ग्रीन फ्यूल भी माना जाता है। ठीक है, आजकल आप पेपर्स में रीड करते रहोगे ग्रीन फ्यूल। ठीक है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ ग्रीन फ्यूल बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, और कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं देता है ये। ठीक है, इसमें कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं मिलते हैं। बहुत अगर थोड़ा भी मिले हैं तो बिकॉज ऑफ द पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ऑक्सीजन की वजह से कुछ वेस्ट गैसेस यहाँ पर मिलते हैं, बट दे आर वेरी वेरी लेस। तो यहाँ पर कार्बन एमिशंस नहीं के बराबर है, इट इज वेरी वेरी लेस। गॉट इट? एंड एडवांटेज मैंने इसका बताया, द एफिशिएंसी इज अबाउट 70%, which is very high as compared with the thermal power plants. Fine, everyone. Yes, sir. Next, corrosion. Now, जो metals corrode होते हैं, they are because of the oxidation reaction. Now, one second.
yes. So now corrosion जो होते हैं ना, they are also electrochemical reactions. जब metals corrode होते हैं because of the moist air, that is oxygen and the water present in the atmosphere, they actually form a tiny galvanic cell. रस्टिंग जब होता है, रस्टिंग प्रोसेस, वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, और वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज भी मिलता है. अगर आप मेजर करने जाओगे, यू विल सी सम पोटेंशियल व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन देम. क्यों होता है यहाँ पर, लेट्स ऑब्जर्व. सो दिस इज द मेटल प्लेट एंड दिस इज द मॉइस्ट एयर. यहाँ पर आप वाटर का ड्रॉपलेट देख सकते हो. दिस ग्रीनिश पार्ट इज नथिंग बट द वाटर ड्रॉपलेट. बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट दिखाया है, और एक भी छोटा सा पार्ट अगर एक्सपोज हो जाता है तो द मेटल स्टार्ट्स गेटिंग करोडेड, रस्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है. तो इस रस्टिंग में मेटल ऑक्सीडाइज होता है और जो मॉइस्ट एयर है वो रिड्यूस होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस द मेटल एक्ट्स एज द एनोड एंड द मॉइस्ट एयर एक्ट्स एज द कैथोड, एंड देयर इज अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन which is taking place between them. अब ये रिएक्शन को आप देख सकते हो यहाँ पर. at anode the metal ion undergoes oxidation to give ferrous ion. तो यहाँ पर ferrous ions आप देख सकते हो, they are getting generated with the loss of 2 electron. ठीक है. फिर यहाँ पर the 2 electrons get migrated towards the cathode and they undergo the रिडक्शन रिएक्शन. अब यहाँ पर मॉइस्ट एयर में देयर इज कार्बोनिक एसिड आल्सो प्रेजेंट, बिकॉज एटमॉस्फेयर में पानी और CO2 दोनों रहता है. तो ये दोनों कंबाइन होकर एक वीक एसिड H2CO3 बनाता है, which is famously called carbonic acid. And this carbonic acid is a source of H plus ions. Though it's a weak acid, but there are some H plus ions which are dissociated through the carbonic acid, right? H2O plus CO2 in the atmosphere forms carbonic acid, which is a source of H plus ion. तो यहाँ पर क्या होता है, the 4H plus ion will gain the 4 electrons which are lost, and they will form 4 hydrogen atoms, and that actually combines with the oxygen. तो यहाँ पर बनता है twice of H2O liquid. पानी का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो आई विल गेट द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन विच आर गेन्ड ओवर हियर. समझा? Yes. अब ये जो फेरस आयन है ना, दे फर्दर गेट ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ O2 एंड 4H प्लस आयन. O2 गैस और 4H प्लस जो है ना, सॉरी, फेरस आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज करता है. तो यहाँ पर फेरस से फेरिक बन जाता है, एंड O2 प्लस 2H2O, सॉरी 4H प्लस वापस 2H2O देगा. लेकिन यहाँ पर देयर इज अ गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन. यहाँ से यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का गेन है ना, और फेरस से फेरिक में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट? ओनली 1. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो देयर इज लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन. अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया. मतलब स्टेप वाइज अगर देखो तो आयन का जो मेटल है वो पहले ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 में, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ में, और फिर मॉइस्चर के साथ वो बनाता है रस्ट. और रस्ट क्या होता है? Fe2O3.XH2O. जितना मॉइस्ट एयर होगा उतना ज्यादा रस्टिंग होता है. इसीलिए जिनके घर या फ्लैट्स या फिर बंगलोज जो है सी साइड पे होते हैं, द रस्टिंग टेंडेंसी ओवर देयर इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन वेरी हाई कंटेंट अवेलेबल ओवर देयर. ठीक है. जहां पर ड्राई एयर होता है वहां पे रस्टिंग इतना जल्दी नहीं होता है, इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. और जहां पर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा वहां पे रस्टिंग काफी जल्दी हो जाता है. इसीलिए वहां पर रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग चीजें की जाती है. हम बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की चीजों में आयन को यूज करते हैं, और आयन इन बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है. तो व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग? क्या क्या तरीके हैं? हर्ड ऑफ देम? Coating the Filling, surface. painting, galvanization. करेक्ट. प्लेन पेंटिंग. तो पेंट करने से क्या होता है, यहाँ पर हम एक कोटिंग कर देते हैं, एक लेयर बना देते हैं,
और ये लेयर ऐसे एलिमेंट का होना चाहिए विच विल सेक्रीफाइस इटसेल्फ फॉर आयन, इसको बोलते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। और ये सेक्रीफाइस कब करेगा, मान लो अगर मैं आयन के ऊपर कॉपर को कोट करता हूं, फायदा होगा क्या? अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉपर और आयन में विच विल बी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच विल बी अंडरगोइंग रिडक्शन? कॉपर इज अबव, मैंने ऊपर ही लिखा है, ऊपर वाला एवरीवन। अरे भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला कैथोड होता है, तो अगर कॉपर का कोटिंग किया तो कॉपर रिडक्शन करेगा, आयन ऑक्सीडेशन करेगा, तो हमने कुछ प्रिवेंट किया ही नहीं ना, आयन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट अब आयन के ऊपर जिंक या मैग्नीशियम का कोटिंग कर लो, तो क्या हुआ, यहां पर ये दोनों अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब दे आर इटसेल्फ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड फोर्सिंग द आयन टू अंडरगो रिडक्शन। मतलब अब यहाँ पर आयन रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से द रस्टिंग प्रोसेस विल नॉट हैपन, and this type of sacrificial coating is done to prevent rusting। इसको बोलते हैं sacrificial protection, अपने आप को sacrifice करना, है ना, this is called sacrificial protection। and galvanization इसी का एक पार्ट है, क्योंकि galvanization में जिंक का कोटिंग किया जाता है आयन के ऊपर, तो जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और आयन को फोर्स करता है टू अंडरगो रिडक्शन। फिर एक और टेक्निक है पैसिवेशन। पैसिवेशन में मेटल को HNO3 में डाल देते हैं, तो HNO3 में डालने की वजह से उसके ऊपर एक ऑक्साइड का कोटिंग बन जाता है, और वो जो ऑक्साइड का कोटिंग है वो लेयर प्रिवेंट करता है उस मेटल को टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। अल्यूमिनियम में तो ऑलरेडी Al2O3 का कोटिंग रहता है, इसीलिए पुराने जमाने में अल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज करते थे, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलते हैं और वो इतनी आसानी से करोड़ नहीं होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहता है Al2O3 का। ठीक है, आजकल हम स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, एंड स्टील में प्योर आयन नहीं रहता है, इट्स एन अलॉय। आयन के अलावा कार्बन, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब मेटल्स रहते हैं, तो ये सब मेटल्स यहाँ पर सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे एक्चुअली प्रिवेंट द आयन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो स्टील की शाइन अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए स्टील यूटेंसिल्स वर रिप्लेस्ड बाय द विद द अल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। समझा? ठीक है, और ये जो मैंने अभी बोला दैट इज अलॉइंग, तो बहुत सारे अलॉयज भी इसलिए बनाते हैं सो दैट प्योर मेटल जो रस्ट या करोड़ हो सकता है वो अलॉइंग की वजह से प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो अलॉइंग इज ऑल्सो प्रोसेस टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ द मेटल्स। क्लियर है ये पूरा कॉन्सेप्ट? यस और नो? तो मेनली यहाँ पर 5 गैल्वेनिक सेल्स मैंने बताए। सब टाइप्स में आप देखोगे तो स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड विद द लेक्लांच और द एसिडिक ड्राई सेल। इसका प्रॉब्लम समझा, H+ से H2, H2 से पानी। पानी इज अ प्रॉब्लम क्योंकि वो लीकेज का प्रॉब्लम कर सकता है और जिंक के कंटेनर को करोड करता है, इसकी वजह से इसका एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी कम है। तो इसकी जगह पर आया ड्यूरासेल, यानी लंबी रेस का घोड़ा, 10x टाइम्स फास्टर, दैट इज अल्कलाइन ड्राई सेल। अब उसमें सिर्फ एक चेंज है कि जो एसिडिक कंपोनेंट था उसको अल्कलाइन से रिप्लेस कर दिया गया। तो उससे फायदा क्या हुआ, जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो कंज्यूम हो जाता है, जो अल्कलाइन यूज हो रहा है वो रीजनरेट हो जाता है। मतलब नेट रिएक्शन में एवरी कंपोनेंट इज अ सॉलिड विच विल बी नॉट प्रोड्यूसिंग एनी प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू द एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरासेल मतलब मोर ड्यूरेबिलिटी। इस कंपनी का नाम ड्यूरासेल इसलिए आया क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल है। ठीक है, तो ऐसे नाम गिरा इसका। उसके बाद बटन या मर्क्यूरी सेल्स में सिमिलर टू द प्रीवियस, खाली MnO2 की जगह HgO रिप्लेस कर दो, आपको इसका नेट रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेड स्टोरेज सेल या लेड अक्यूमुलेटर।
उसमें डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का कॉन्सेप्ट बताया। चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करता है, एनोड कैथोड रिवर्स हो जाते हैं, सेल रिएक्शन उल्टे हो जाते हैं। उसके बाद निकेट सेल, उसमें भी रिएक्शन सिमिलर टू अल्कलाइन ड्राई सेल है, ड्यूरा सेल के जैसे रिएक्शन है। स्टार्ट का याद रखने के लिए ड्यूरा सेल याद रखने का। फिर अपना सिंपल कॉन्सेप्ट आया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। एनी डाउट्स? बोलो। अरे हाँ कि नहीं? हेलो? Yes, sir. Fine. So with this, we complete with the electrochemistry chapter. Again, last part में the important questions which are asked from NEET point of view is the cell reaction. Cell reaction at anode, at cathode and net cell reaction. कौन से कंपोनेंट की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट रिडक्शन कर रहा है, इसके ईएमएफ्स वगैरह क्या है, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो ई नॉट सेल है ना, व्हेन वी कंसिडर द कैलकुलेशन, इट कम्स आउट टू बी 1.23 वोल्ट। 1 2 3 याद रखने के लिए 1.23 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। ठीक है, तो कुछ कुछ फ्यूल सेल्स के वैल्यूज जो दिए हैं वो आपको याद रखने हैं, बिकॉज वो फैक्चुअल क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी बताया, 2 वोल्ट का एक सेल होता है, 6 का कॉम्बिनेशन 12 वोल्ट का बैटरी बनाता है। और ये जो अपने अल्कलाइन या ड्राई सेल्स होते हैं, इसका ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट का होता है ना, 1.5 वोल्ट सेल बोलते हैं इसको। क्लियर? Yes, sir. फाइन। सो वी कंप्लीट विद द चैप्टर, एंड इस पार्ट में खाली रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करना है, और इसके 3-4 एमसीक्यूज है वो आप सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, दे आर द फैक्चुअल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड। Okay, so please complete the module 1 and the module 1 homework MCQs, so that you will get enough practice of the numericals asked from the electrochemistry chapter.